हेलो बच्चों, आपका स्वागत है कक्षा 12 की फिजिक्स की क्लास में। आज हम कक्षा 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत अक्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे वो आपके सामने हमने टॉपिक लिख रखे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश क्या होता है, किसे कहते हैं। उसके बाद उसके प्रकार पढ़ेंगे। फिर हम आवेश का आधुनिक मत, जिसे आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी कहते हैं, पढ़ेंगे। उसके बाद वैद्युत आवेश के मात्रक पढ़ेंगे। फिर आवेशों के मूल नियम, आवेशों के मूल नियम 3 होते हैं। आवेशों की योज्यता का, आवेश के क्वांटीकरण का और आवेशों के संरक्षण का। तो आज के हम क्लास में इन सभी टॉपिकों को कवर करेंगे और ये क्लास आपकी लगातार जारी रहेगी आपका जब तक कक्षा 12 फिजिक्स का पूरा सिलेबस नहीं हो जाता। तो क्लास शुरू करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि वो वीडियो को दूसरे बच्चों पर शेयर कर दे और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फिजिक्स की क्लास 12 का पहला टॉपिक। पहला टॉपिक क्या है आपका? वो है वैद्युत आवेश। ठीक है, अब वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश किसी भी द्रव्य का वह गुण होता है जिसके कारण वह चुंबकीय अक्षेत्र तथा वैद्युत अक्षेत्र उत्पन्न करता है अथवा उसका अनुभव करता है। ठीक है, यानी कि किसी भी पदार्थ का या द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत अक्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है अथवा उसका अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। तो अब हम एक छोटा सा प्रयोग करके देखते हैं। जैसे हमारे पास कुछ कागज के छोटे से टुकड़े हैं, ठीक है, ये वाले आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं और हमने इस मार्कर को लिया और इस मार्कर को कपड़े पर रगड़ दिया। उससे पहले हम देखते हैं कि जैसे मार्कर है, अभी इस मार्कर पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि अभी इस पर कुछ भी चिपका नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इस मार्कर को अपने कपड़े से रगड़ देंगे तो रगड़ने के पश्चात आप कुछ विशेष क्रिया देखेंगे, जैसे ये, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस पर कुछ चिपक गए हैं। तो इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि जब भी हम कुछ विशेष वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का एक गुण आ जाता है और वह गुण ही कहलाता है वैद्युत आवेश। ठीक, और वस्तु को कह देते हैं हम आवेशित या विद्युतमय। जैसे अगर मैं कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ दूं, ठीक है, तो इसे जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाएगा कांच की छड़ को, तो ये दोनों ही हल्की वस्तुओं मतलब जैसे आपके पास छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं, तिनके हैं, इन सबको आकर्षित करने का एक गुण आ जाता है। तब कहा जाता है कि जो वस्तु है वो विद्युतमय हो चुकी है, अर्थात उसमें आवेश आ चुका है। जैसे आपने सूखे बालों में कंघा किया होगा, तो सूखे बालों में कंघा करने पर आप जानते हैं कि बालों की सेटिंग बिल्कुल नहीं बैठती। जो सूखे बाल है वो कंघे की तरफ आकर्षित होते रहते हैं, उस पर चिपकते रहते हैं। तो उनके बीच ऐसा होता है घर्षण के कारण, क्योंकि जब आप बालों में कंघा लगाएंगे, उसमें कंघा घुमाएंगे, तो उनमें घर्षण के कारण दोनों में ही आवेश आ जाता है और दोनों ही एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आवेश आपकी समझ में आ गया होगा।
ठीक है, क्या होता है आवेश? किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत अक्षेत्र तथा चुंबकीय अक्षेत्र उत्पन्न करता है अथवा उसका अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है ये आपका पूरा हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आवेशों के प्रकार। क्या है? आवेशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो एक वैज्ञानिक था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इस वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों के आधार पर आवेश के 2 प्रकार बताए। कितने प्रकार? 2 प्रकार। पहला था आपका धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा था आपका ऋण आवेश, ऋण आवेश, निगेटिव चार्ज। मतलब जब आप 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें से एक वस्तु धनावेशित हो जाती है और दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। तो इसी आधार पर वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों के 2 प्रकार बताए। पहला आपका प्रकार है धन आवेश और दूसरा प्रकार है आपका ऋण आवेश। ठीक है, अगर किसी भी वस्तु पर जितना धन आवेश है उतना ही ऋण आवेश हो, किसी भी वस्तु पर धन आवेश के बराबर ऋण आवेश हो, तो वह वस्तु उदासीन अथवा अनावेशित कहलाती है। तो अब आपकी ये बात समझ में आ गई होगी, अगर कोई वस्तु उदासीन अथवा अनावेशित है तो इसका मतलब है कि वस्तु पर धन आवेश के बराबर ऋण आवेश है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि रगड़ने के पश्चात ऐसी कौन सी क्रिया होती है, क्या घटना होती है कि एक वस्तु धनावेशित हो जाती है और दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, और ये किस आधार पर बताया जाता है? ये बताया जाता है आवेश के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर। तो अब आपका जो है वो है आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज। अब क्या होती है? इस दुनिया का प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इस दुनिया का प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और उन सूक्ष्म कणों को कहते हैं हम परमाणु। ठीक है, इस परमाणु के केंद्र पर एक धन आवेशित नाभिक होता है। कौन होता है? धन आवेशित नाभिक। और ये जो धन आवेशित नाभिक होता है इसके अंदर धनावेशित प्रोटॉन तथा ऋण उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं। यह आपका धनावेशित होता है और यह आपका उदासीन होता है। यानी कि इस पर क्या होता है? नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। कौन घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन होता है आपका ऋणावेशित। तो इस आधार पर जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर ऋण होता है उतना ही आवेश प्रोटॉन पर धन होता है। यानी कि परमाणु की उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश प्रोटॉन पर धनावेश के बराबर होता है। अब जैसे ही हम 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर हो जाएंगे, दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित
हो जाएंगे। जैसे हम कह दें कि इस वस्तु से, वस्तु ए से इलेक्ट्रॉन वस्तु बी पर स्थानांतरित हो गए, अर्थात इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से इस वस्तु पर स्थानांतरित हुए, तो इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाली वस्तु धनावेशित, मतलब इस पर धन आवेश आ जाएगा, और जिस पर इलेक्ट्रॉन गए होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर है आपका ऋण आवेश, तो जिस पर इलेक्ट्रॉन गए होंगे वह वस्तु आपकी हो जाती है ऋण आवेशित। ठीक है। अब यह आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन की कमी वाली वस्तु धनावेशित होगी और इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाली वस्तु ऋणावेशित होगी। अब आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन इस वस्तु ए से वस्तु बी पर ट्रांसफर हुए हैं, स्थानांतरित हुए हैं, अब यदि मैं इसका द्रव्यमान एम ए मान लूँ और इसका द्रव्यमान एम बी मान लूँ, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन इससे इस पर गए हैं, इलेक्ट्रॉन पर भी कुछ द्रव्यमान होता है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाली वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वो कम होगा और इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाली वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा। मतलब जो वस्तु ऋणावेशित होगी उसका द्रव्यमान ज़्यादा और जो वस्तु धनावेशित होगी उसका द्रव्यमान कम होगा। यह फैक्ट आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा आपको ध्यान रखना है। तो आशा करता हूँ आपका आवेश का आधुनिक मत या आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आपकी समझ में आ गया होगा। फिर इससे नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो क्या है? वो है आपका आवेशों का मात्रक। अब आवेशों के मात्रक के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं कि आवेशों की दो पद्धतियां प्रचलित है अभी, एक एसआई पद्धति और दूसरी है आपकी सीजीएस पद्धति। तो आवेश का मात्रक, अब आवेश का अगर मैं एसआई पद्धति में बात करूं तो एसआई पद्धति में आवेश का जो मात्रक होगा वो होगा कूलाम। मतलब जो मात्रक होगा क्या होगा? वो कूलाम होगा। ठीक है। और सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होगा वो होगा स्टेट कूलाम। ठीक। दूसरा मात्रक इसका ESU भी होता है। क्या होता है? ESU। इस ESU को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर वैद्युत मात्रक। ठीक है। तो आपके वैद्युत आवेश के दो मात्रक हो चुके हैं। एसआई पद्धति में कूलाम होता है और सीजीएस पद्धति में स्टेट कूलाम या फिर ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। अब इन दोनों में संबंध क्या होता है? जो एक कूलाम आवेश होता है, एक कूलाम आवेश 3 गुना 10 की घात 9 स्टेट कूलाम या ESU या फिर हम कह सकते हैं स्टेट कूलाम। इतनी बात समझ में आ चुकी होगी आपकी। मतलब जो एक कूलाम होता है वो किसके बराबर होता है? 3 गुना 10 की घात 9 ESU के बराबर होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? क्योंकि आवेश के मात्रक हमने पढ़ लिए है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके मूल नियमों की। तो आवेशों के जो मूल नियम होते हैं वो क्या होते हैं? हमने आपको लिख रखा है
कि आवेश के 3 मूल नियम होते हैं। आवेश के मूल नियम, तो सबसे पहला जो आवेशों का मूल नियम है वो है आवेशों की योज्यता। अब आवेशों की योज्यता क्या होती है? आवेशों की अगर योज्यता की बात करें मतलब एडिटिविटी ऑफ चार्ज, लिख रखा है मैंने यहाँ एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब एडिटिविटी चार्ज का मतलब क्या है कि किसी भी वस्तु को दिया गया कुल आवेश, किसी भी वस्तु को दिया गया कुल आवेश उसके अलग अलग आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, जैसे मैं कह दूं कि किसी भी वस्तु को, जैसे वस्तु है एक और इस वस्तु को मैंने -q आवेश दे दिया, +4q आवेश दे दिया, -5q आवेश दे दिया, +7q आवेश दे दिया, 3q आवेश दे दिया। ठीक है, तो इस वस्तु पर जो कुल आवेश होगा, कुल आवेश वो इन अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। जैसे बीजगणितीय योग क्या? -q +4q -5q +7q +3q, अर्थात 4 7 11 और 3 14 +q और माइनस के 5 और 1 6q, मतलब आपके पास प्लस के 8q आवेश इस वस्तु पर कुल हो चुका है। तो आवेशों की योज्यता आपके समझ में आ गया होगा। मतलब किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश होगा वो वस्तु को दिए गए भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अब उसके बाद क्या है आपका? उसके बाद जो आपका टॉपिक है वो है आवेश का क्वांटीकरण। क्या है? आवेश का क्वांटीकरण। टॉपिक नंबर 2, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है? आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में भी आया हुआ है। अब इस नियम के अनुसार किसी भी वस्तु पर आवेश का परिमाण एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्या बोले कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश का परिमाण होगा, किसी वस्तु पर आवेश का परिमाण एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है, और इस निश्चित न्यूनतम आवेश को कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक आवेश। क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रॉनिक आवेश। मतलब इसका मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जानते हैं आप? अब यहां से एक बात निकलती है कि यदि किसी वस्तु या कह लीजिए कि किसी वस्तु पर आवेश का परिमाण Q है, तब आपका जो ये Q होगा वो ±NE के बराबर होगा। मतलब किसी वस्तु पर जो आवेश का परिमाण होगा निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होगा। अर्थात यहाँ जो आपका N है वो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट है। मतलब किसी वस्तु पर जो आवेश होगा या तो 1E होगा प्लस माइनस में, या प्लस माइनस में 2E होगा, या प्लस माइनस में 3E होगा, या प्लस माइनस में 4E होगा। इस प्रकार होगा। क्या नहीं हो सकता? जैसे हम कह दें कि किसी वस्तु पर 1.5 आवेश नहीं हो सकता,
2.3 ई आवेश नहीं हो सकता, 2.1 आवेश, 2.1 ई आवेश नहीं हो सकता। मतलब किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वो ई के भिन्न के रूप में नहीं होने का, पूर्ण गुणज होगा, 2e 3e 4e 5e इस प्रकार। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं, इसे ही आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। आशा करता हूं ये टॉपिक भी आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो क्या है? नंबर 3 टॉपिक है आवेश का संरक्षण। अब संरक्षण का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु पर, मतलब आवेश संरक्षण अगर मैं बात करूं तो संरक्षण का मतलब होता है कि कोई राशि जितनी है वो उतनी ही रहे, ना ही वो नष्ट हो सकती और ना ही वो उत्पन्न हो सकती, ना इसमें कमी आ सकती और ना ही उसमें अधिकता हो सकती। तो अब किसका संरक्षण है? आवेश का संरक्षण। तो आवेश का संरक्षण क्या होता है? आवेश का संरक्षण, तो इस नियम के अनुसार किसी भी वस्तु पर, यानी यह कह सकते हैं कि आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम इस नियम के अनुसार? कि इलेक्ट्रॉन को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, अब आपका जो टॉपिक थे आवेश के संबंधित वो पूरे हो चुके हैं, लेकिन कुछ इससे संबंधित और इसके गुण हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। आवेशों से संबंधित बातें। सबसे पहली बात, आपके पास 2 प्रकार के आवेश होते हैं प्रकृति के आधार पर। सजातीय आवेश लाइक चार्ज, और दूसरा होता है विजातीय आवेश। विजातीय आवेश अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज। अब सजातीय आवेश और विजातीय आवेश क्या होते हैं? आपके जो समान प्रकार के आवेश होते हैं, समान प्रकार के आवेशों को ही कहते हैं सजातीय आवेश। जैसे धन धन आवेश, प्लस प्लस, या फिर माइनस माइनस आवेश। तो समान प्रकृति के आवेश कहलाते हैं आपके सजातीय आवेश, और ये सदैव क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि सजातीय आवेश एक दूसरे को सदैव प्रतिकर्षित करते हैं। यह आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है कि सजातीय आवेश सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। फिर उसके बाद क्या है आपका? उसके बाद है विजातीय आवेश अनलाइक चार्ज। ये क्या होता है? विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं या विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार के आवेश कहलाते हैं आपके विजातीय आवेश। जैसे अगर एक धन है तो दूसरा क्या होना चाहिए? ऋण होना चाहिए। ये कहलाएंगे आपके विजातीय आवेश। और विजातीय आवेश सदैव आकर्षित करते हैं, मतलब अट्रैक्ट करते हैं। ये आपका रिपल और ये आपका अट्रैक्ट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सजातीय आवेश हमेशा आकर्षित, सजातीय आवेश हमेशा प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल करेंगे एक दूसरे को, और विपरीत प्रकार के आवेश मतलब विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद आपका क्या पॉइंट है इसमें? तीसरा पॉइंट क्या है?
कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक कूलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, मतलब n की वैल्यू होती है, वो होता है 6.25 गुना 10⁻18। तो एक कूलाम आवेश में 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर 4 पॉइंट क्या है, यह भी आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी और ये भी MCQ के लिए सारे ही पॉइंट इम्पोर्टेंट है। चौथा पॉइंट क्या है कि जो आपका आवेश का परिमाण होता है, आवेश का परिमाण, वह गति से अप्रभावित रहता है, गति से अप्रभावित रहता है। इसका मतलब है कि अगर किसी वस्तु पर 5 कूलाम आवेश है तो आप उसका वेग चाहे 10 मीटर प्रति सेकंड कर लीजिए, 20 मीटर प्रति सेकंड कर लीजिए, 40 मीटर प्रति सेकंड कर लीजिए, उस पर आवेश का परिमाण 5 का 5 कूलाम ही रहेगा, ना ही कम होगा और ना ही ज़्यादा होगा। बस बशर्ते कि जब वेग दिया जाएगा तो वस्तु और माध्यम के बीच घर्षण ना हो। आपका जो 5वां पॉइंट है, आप जानते हैं कि 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक चालक और दूसरा अचालक। अब जब हम किसी भी चालक को आवेश देंगे, किसी भी चालक को आवेश देंगे तो वह आवेश इस चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। तो यहां से बात क्या निकलती है कि किसी भी चालक को दिया गया आवेश चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। और यदि मैं किसी भी अचालक को आवेश दूंगा तो किसी भी अचालक को दिया गया आवेश केवल उसके उसी भाग तक सीमित रहता है जिस पर वो दिया जाता है। ठीक है, फैक्ट क्या है आपका कि चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है और अचालक को दिया गया आवेश उसके उसी भाग तक सीमित रहता है। ठीक है, तो आवेश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, टॉपिक्स थे, वो मैंने आज आपको बता दिए हैं, समझा दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में अच्छे से आ भी गए होंगे। अब इससे नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। बस ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्लास आपका फिजिक्स कोर्स पूरा करवा के ही समाप्त होगी। आपका इस क्लास में पूरा का पूरा कोर्स करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।